नमस्कार, आप देख रहे हैं thelalantop.com और मैं हूं निखिल और ये हमारी खास पेशकश रखवाल है। बड़े दिनों बाद स्टूडियो में हमारी वापसी हुई है और हमारे साथ इस वापसी में साथ हैं शिव अरूर। बहुत बहुत स्वागत है आपका शिव। धन्यवाद निखिल, नाइस टू बी बैक। हाँ, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ, मतलब बहुत दिनों बाद मुहूर्त मैच हुआ है। शिव, लीड स्टोरी ऑब्वियसली एक ही हो सकती थी। लद्दाख में जो पुल बैक चल रहा है दोनों साइड से, पीएलए भी वापस जा रही है और भारत की सेना भी वापस आ रही है और 10वें राउंड की कोर कमांडर्स मीटिंग भी होने वाली है। आज 19 तारीख है, 20 तारीख को वो मीटिंग होगी और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी। लेकिन उससे पहले एक और सरप्राइज चीन की तरफ से आया है। पीएलए का जो आधिकारिक अखबार है उसके हवाले से पहले जिनुआ और फिर जिनुआ के हवाले से ग्लोबल टाइम्स ने अब ये जानकारी शेयर की है। पहली बार चीन ने माना है कि गलवान घाटी में जो संघर्ष हुआ था 15 जून 2020 को, उसमें उसके सैनिक भी मारे गए थे। उसमें से 4 को उसमें से 5 का वो सम्मान कर रहे हैं, उसमें से 3 मरणोपरांत हैं। शिव, मैं ये समझना चाहता हूं कि इतने समय तक के चीन इस बात को स्वीकार ही नहीं करता है कि वहां पे क्या होता है। वो कहते हैं कि कोई एक नंबर है, हम कंफर्म नहीं करना चाहते। कभी वो अपने एम्बैरेसमेंट की बात करते हैं, कभी वो कहते हैं कि हम आपको एम्बैरेस नहीं करना चाहते। ये क्या अजीब थिंकिंग थी और इसकी टाइमिंग को लेके मेरे दिमाग में सवाल है कि अब उनको ये चीज़ पब्लिक करने के बाद दिमाग में कैसे आई। ये एक बहुत अच्छा सवाल है निखिल, और जैसे आपने दर्शकों को बताया है कि सिर्फ आज 8 महीने बाद, इंसिडेंट के 8 महीने बाद चाइना ने गलवान के बारे में पहला जिक्र किया है और वो कैजुअल्टी फिगर्स के बारे में एक एडमिशन किया है। लेकिन मेरा मानना है निखिल कि ये एक एडमिशन नहीं है। एक बहुत बड़ा रीज़न कारण है कि चाइना ने अभी 8 महीने बाद क्यों ऐसा स्टेटमेंट दिया है। और वो सिर्फ ये है कि कुछ दिन पहले आपको याद होगा निखिल कि रशिया का जो सरकारी न्यूज़ एजेंसी जो है टास, उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश किया था जिसमें कैटेगोरिकली लिखा था। ऐसा नहीं लिखा था कि सूत्रों के मुताबिक क्या हमको सुनने में आया है। उन्होंने एक गवर्नमेंट, जो रशिया जो चाइना का एक डिप्लोमेटिक दोस्त है, एलाय है, फ्रेंड है, उन्होंने कैटेगोरिकली एक गवर्नमेंट एजेंसी के थ्रू ऐसे लिखा है कि 45 लोग शहीद हुए थे चाइना साइड में गलवान इंसिडेंट में। और उसके बिल्कुल 9 दिन बाद चाइना ब्रेक्स इट साइलेंस। फॉर द फर्स्ट टाइम चाइना एक बयान देता है कि हमारे 4 लोग शहीद हुए थे, हम सम्मान कर रहे हैं, मरणोपरांत पॉस्टमस उनको डेकोरेट कर रहे हैं, मिलिट्री ऑनर्स दे रहे हैं। तो जैसे आपने बिल्कुल सही बताया निखिल कि फॉर 8 मंथ 8 महीनों में चाइना ने सिर्फ 2 चीज़ बताया है गलवान के बारे में। एक कि हमने कोई शहीद नहीं हुआ हमारे साइड में, कोई कैजुअल्टीज नहीं है हमारे साइड में। और दूसरा कि हम इस इंसिडेंट के बारे में नहीं बात करेंगे ताकि हम इंडिया को शर्मिंदा नहीं करना चाहते हैं, हम इंडिया को एम्बैरस नहीं करना चाहते हैं। वो इंडिकेशन या इंसिनुएशन ये है कि हमारा जो कैजुअल्टी फिगर है इतना कम है कि हम बोलना नहीं चाहते हैं। तो थोड़ा इमेजिन करो कि चाइना बोल रहा है कि हम इंडिया को एम्बैरस नहीं करना चाहते हैं, जबकि 8 महीनों में उनका जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है, जिनुआ है या ग्लोबल टाइम्स है, वो सिर्फ इंडिया को शर्मिंदा करने में लगा है। तो ये एक बात है। दूसरा, जो रशिया ने बताया, सिर्फ एक हफ्ते 9 दिन बाद उन्होंने अपना जो खामोशी था गलवान पे उन्होंने तोड़ दिया और बोला कि हम इनको सम्मान कर रहे हैं या एडमिट कर रहे हैं कि ये इतने कैजुअल्टीज हैं। लेकिन मेरा मानना है कि ये एक एडमिशन बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक फेस सेविंग डैमेज कंट्रोल मेजर था चाइना से निखिल। क्योंकि जब इंडिया बोलेगा कि इतने कैजुअल्टीज थे चाइना साइड पे, उनको फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हम एक दूसरे के दुश्मन हैं, इस स्टैंड ऑफ में लगे हुए हैं। और आप डिसमिस कर सकते हो कि वो मेरा दुश्मन है तो मैं उनका बात क्यों मानूं। लेकिन अगर एक थर्ड पार्टी जो है, और एक मामूली सा थर्ड पार्टी नहीं, जो रशिया है, जो चाइना का बहुत करीबी दोस्त है, डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजिक दोस्त है चाइना के, अगर वो थर्ड पार्टी जो है इसके बारे में कमेंट करेगा तो चाइना को अटेंशन देना पड़ेगा। और इसलिए ये सब जो हो रहा है निखिल।
शिव, मतलब मैं ये भी सोच रहा था कि ये कितना अनफेयर है चाइनीज ट्रूप्स और उनकी फैमिलीज के प्रति। ये बिल्कुल हमको 1999 की याद आ रही है, जब पाकिस्तान ने पूरा एक लगभग दशक लगा दिया था अपनी कैजुअलिटीज को स्वीकार करने में। बिल्कुल, अगर उन्होंने अपने देश के लिए जान दी है तो उनको अपना जो ड्यू ऑनर्स है उनको मिलने चाहिए, उनकी फैमिली को उस तरह से हेल्प किया जाना चाहिए। शिव, अभी 10वें राउंड की कोर कमांडर्स मीटिंग होने वाली है। क्या आपको ऐसा लगता है कि चाइना के इस डिस्क्लोजर का असर उस पर भी पड़ सकता है क्या? लेकिन निखिल, ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है कि क्योंकि जैसे आपने बताया कि कोर कमांडर्स का मीटिंग होगा 20th को, और इंडिया और चाइना के बीच में जो फेज 1 डिसएंगेजमेंट हुआ वो काफ़ी सफल हुआ है। पैंगोंग लेक के दोनों साइड में जो डिसएंगेजमेंट और ट्रूप पुल बैक हुआ है दोनों साइड से, वो काफ़ी तसल्ली से हुआ है। सेटिस्फैक्शन दोनों साइड को मिला है, और दोनों साइड के कमांडर्स ने एक रिव्यू किया है कि फेज़ 1 का जो पुल बैक अग्रीमेंट था वो बिल्कुल कंप्लीट हुआ है टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ बोथ साइड्स। लेकिन आपका सवाल कि ये जो गलवान के ऊपर जो अभी ये फ्लैश पॉइंट प्रोपेगेंडा के लेवल पे जो चल रहा है अभी, क्या वो अफेक्ट करेगा? मेरा मानना है निखिल कि शायद नहीं, क्योंकि गलवान फिर भी 8 महीने पहले का इंसिडेंट था, और वो एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के लेवल पे एक चल रहा है। लेकिन ऑन द ग्राउंड, जमीन पर पैंगोंग के पास जो जहां पे पुल बैक हो रहा है वो एक मिलिट्री डिप्लोमेटिक लेवल पे चल रहा है। और चाइना ने ये बिल्कुल साबित किया है कि जो वो ज़मीन पे करते हैं और उनका जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है वो अलग है, वो करेंगे ही। जो कुछ भी करते हैं ज़मीन पर, वो प्रोपेगेंडा का मशीनरी जो है वो चालू होगा। और मैं फिर से बता रहा हूँ निखिल कि वो जो चाइना फेल्ट फोर्स्ड टू क्लैरिफाई अबाउट नंबर्स गलवान में, वो इंडिया उसका रीज़न नहीं था, वो रशिया था उसका रीज़न, और इसलिए उनको इस समय उस पर बयान देना पड़ा। शिव, हम पहले तो मैं एक करेक्ट कर दूं, मेरे से गलती हुई थी दर्शकों को बताने में। 4 चीनी सैनिकों को मरणोपरांत सम्मान मिला है, 3 नहीं, एक घायल। शिव, हम ये समझना चाहते हैं कि मैं बिल्कुल उस अगली नंबर गेम में नहीं पढ़ना चाहता हूं कि किसके ज़्यादा सैनिक शहीद हुए। वो बहुत ख़राब चीज़ है, चाहे हमारे इंसानी ज़िंदगी की कीमत होती है, चाहे वो आपका दुश्मन हो। तो हम बिल्कुल नंबर से नंबर कंपेयर करके नहीं देखना चाहते हैं। लेकिन जो बहुत सारी बहस हो गई जब हमने बताया कि हमारे यहाँ डेथ टोल 20 है और कैजुअलिटीज़ तो काफ़ी ज़्यादा, तो एक तर्क ये आया कि जो चीन की तरफ से जो आंकड़ा आ रहा है, कभी 40 का, कभी 45 का, अभी 20, कभी 5 कहते हैं, उसमें लोग कह रहे थे कि कैजुअलिटी और KIA, इन 2 चीज़ों में लोग फर्क नहीं कर पाए। क्या इस तरह का कोई कंफ्यूजन था? मैं इसको क्लैरिफाई करता हूँ बहुत साफ। जून 15, 2020, पिछले साल में जब ये इंसिडेंट हुआ था, ये दिन और रात के बीच में हुआ था, और रात में भी हुआ था ये हिंसा जो था। और जैसे आपको पता था, नेक्स्ट डे जो जून 16 था, सारा इन्फॉर्मेशन आ गया था। इंडिया ने भी रिवील किया था कि कितने कैजुअलिटीज़ थे। पहले कुछ नंबर आए थे 3 या 6, बट शाम तक बिल्कुल क्लियर हो गया था कि 20 लोग वो किल्ड इन एक्शन इन द इंसिडेंट। निखिल, मैंने एक रिपोर्ट किया था उस टाइम पर, और उस रिपोर्ट का बेसिस था एक सिचुएशन रिपोर्ट एक राजनीतिक डॉक्यूमेंट नहीं है, वो एक प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट नहीं है, वो ऑलमोस्ट लाइक एक FIR जैसा एक डॉक्यूमेंट है डालती है। जो सैनिक हैं जमीन पर, जो फर्स्ट हैंड उन्होंने पार्टिसिपेट किया उस क्लैश में, जिन्होंने देखा है कि क्या हुआ था, उनका जो बयान है, टेस्टिमनी है, इनपुट है, वो सब कंपाइल होकर एक सिचुएशन रिपोर्ट बनाया जाता है, जो उसके बाद अप द कमांड वो शेयर होता है। वो जो टैक्टिकल सिचुएशन रिपोर्ट, फर्स्ट सिचुएशन रिपोर्ट जो था, मैंने उसका कुछ एक्सर्प्ट्स एक्सेस किया था। उसके बेसिस पे मैंने एक रिपोर्ट लिखा था इंडिया टुडे वेब के लिए, जिसमें लिखा था कि 16 चाइनीज फेटल कैजुअलिटीज उनको वापस कर दिए थे उसी रात पर। इसका मतलब है, इसका मेरा इंटरप्रिटेशन ये है निखिल, कि जो फेटल कैजुअलिटीज है, कुछ लोग घायल भी हो गए होंगे उस रात, लेकिन जो कंफर्म्ड फेटल कैजुअलिटीज, जो मरे थे उस रात,
वो था एटलीस्ट 60। एटलीस्ट 16। तो आप मैथमेटिक्स कर सकते हो कि कुछ घायल लोग या ज्यादा घायल लोग जो थे शायद उसके बाद दे मे हैव सकम टू देयर इंजरीज एंड पास्ड अवे, लेकिन उसी रात पर 16 लोग चाइनीज साइड पे उनका देहांत हो गया था। और मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं निखिल कि ये जो बीन काउंट है बॉडीज पे, ये बिल्कुल खराब लगता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सैनिक हैं, वो ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हैं, उनके भी मास्टर्स हैं, उनके भी कमांडिंग ऑफिसर्स हैं, उनका कोई पॉलिटिक्स नहीं है, वो भी डिप्लॉय होते हैं क्योंकि उनका ये नौकरी है। और ये बहुत इट्स अ वेरी सैडनिंग थिंग कि एक कंपैरिजन हो चुका है। लेकिन मैं ये जो बीन काउंट और कंपैरिजन ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि चाइना, जो आपने बताया कि चाइना हैज नॉट कम क्लीन ऑन दिस इशू, एक, और दूसरा जो ह्यूमैनिटेरियन इशू जो है निखिल, कि चाइना जैसे देश हैं, जैसे कि पाकिस्तान भी है कारगिल में, जो शहीद हुए मिलिट्री पर्सनल को बिल्कुल हाइड कर सकते हैं, वो बिल्कुल बैरी कर सकते हैं, उनका कोई जिक्र नहीं होगा, उनका कोई ट्रिब्यूट नहीं होगा, उनका कोई श्रद्धांजलि नहीं होगा चाइना में, वो कर सकते हैं। इतना कंट्रोल है चाइना उनके पॉपुलेशन पर, ये भी कर सकते हैं। आप एक बार इमेजिन निखिल कि अगर ऐसा क्या ये कभी भी इंडिया में हो सकता है? अगर कुछ मिलिट्री इंसिडेंट में अगर 45 लोग मर जाते हैं कुछ मिलिट्री इंसिडेंट में इंडिया में, क्या इंडिया बोल सकता है कि सिर्फ 4 लोग मर चुके हैं? क्या वो पॉसिबल भी है इंडिया में? वो नहीं हो सकता है, ये सिर्फ चाइना में हो सकता है। 45 इंडिया एसएसएफ के बारे में अभी कुछ महीने पहले कोई बोलता ही नहीं था, ना कैमरे पे कोई बात नहीं होती थी, लेकिन उस फोर्स में भी जब कैजुअलिटी होती है, एक वो भी आ गया था, अंतिम बलिदान देता है, तो वो बिल्कुल पब्लिक होता है। वहां पे स्टेट लीडर्स जाकर के एक जैसी सेरेमनी एक फौजी को मिलनी चाहिए, जैसा फेयरवेल मिलना चाहिए, वैसा एग्जैक्टली वैसा हुआ, चाहे आपकी एक सीक्रेटिव यूनिट का वो हो। और वो एक डिफरेंस है और डेमोक्रेसी और ऑटोक्रेसी के बीच में, और ये चाइना ने बहुत किया है। ब्रह्मा चेलानी जो एक अथॉरिटेटिव वॉइस हैं चाइना पे, उनका एक्सपर्ट व्यू है इस पे कि चाइना का ये एक बहुत पुराना प्लेबुक है कि प्रोपेगेंडा को यूज करके वो पीसमील कुछ इंफॉर्मेशन रिलीज करेंगे, 1 साल बाद बोलेंगे कि 4 और लोगों को श्रद्धांजलि करेंगे, सम्मान करेंगे, ऐसे। तो सीक्रेटिवली वो इंफॉर्मेशन ऑफिशियल हो जाएगा, लेकिन किसी को पता नहीं होगा कि एक्चुअल फिगर क्या है। अब वापस हिंदुस्तान की तरफ आते हैं शिव, और मतलब जिस मामले में मतलब हमें बहुत उम्मीदें होती हैं आपसे, क्योंकि आपका एक्सपर्टीज है कम्युनिकेशन। इंडियन साइड हमने पहले भी देखा, चाहे गलवान हो और लद्दाख के, चाहे जिस इलाके में कोई क्लैश हो, भारत की तरफ से भी ये हुआ कि जानकारी बड़े छन छन के, बड़ी थम थम के आती थी। आप लोग उसको एक तरह से लीक करते थे या ब्रेक करते थे, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंफर्म करती थी। ये पैटर्न हमको देखने को मिल गया। लेकिन जब अब ये डिसएंगेजमेंट चलने लगा है, तो आप चाहे इंडियन स्टेट कहिए या इंडियन आर्मी कहिए, काफ़ी पारदर्शिता बरतने की कोशिश की है। काफ़ी पिक्चर्स, काफ़ी हाई डेफिनेशन वीडियोज़ पब्लिक किए गए हैं सेना की ही तरफ से, आप लोगों को मिले हैं, मीडिया के पास भी हैं। मैं समझना चाहता हूं कि ये चेंज इन कोर्स ऑफ एक्शन कैसे आया है, क्या विचार है इसके पीछे सेना का कि अब वो ये जानकारी पब्लिक क्यों करना चाह रहे हैं? निखिल, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसलिए है क्योंकि जो लद्दाख में स्टैंड ऑफ है, इनका इतने सारे लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं इंडियन मिलिट्री के लिए, और ये एक बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस है कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का जो इंपॉर्टेंस और प्राइमेसी जो है, आप कभी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो। जो भी हो रहा है ज़मीन पर, आप इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि चाइना का ये एक एक्सपर्टीज़ है। इस लद्दाख में स्टैंड ऑफ के दौरान एक नया डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर बन चुका है आर्मी हेडक्वार्टर्स में, जिसमें एक फुली स्टाफ डिपार्टमेंट है, ऑफिसर्स, एक जनरल साहब भी उसको टेक केयर करेंगे। जैसे आपने बताया कि कुछ ही दिन पहले इंडियन आर्मी ने कुछ फोटोज़ और वीडियोज़ रिलीज़ किए थे, और बहुत लोग काफ़ी सरप्राइज थे, क्योंकि ये जो पिक्चर्स और वीडियोज़ थे, चाइनीज़ मीडिया ने भी यूज़ किया था। चाइनीज मीडिया के पास कुछ अलग फोटोज और वीडियोस नहीं थे, वो इंडियन फोटोज और वीडियोस को रिलीज कर रहे थे, क्योंकि 4 वीडियो शायद और 11 स्टिल फोटोज में से 2-3 फोटोज में
दोनों दोनों फौजी लोग दिख रहे थे, बोथ चाइनीज एंड इंडियन। तो उन फोटोज को लेके चाइनीज मीडिया में वायरल हो गए थे। तो मेरा मानना है कि ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। ये एक प्रोएक्टिविटी दिख रहा है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में। लेकिन एक और ये रिकग्नाइज हमको करना चाहिए कि इंडियन आर्मी ये भी रिकग्नाइज करता है कि ये बिल्कुल डायनामिक और सेंसिटिव सिचुएशन है। तो वो सडनली बहुत सारा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर या पब्लिसिटी नहीं करना चाहते हैं। वो बिल्कुल रिकग्नाइज करते हैं एज अ एक मैच्योर डेमोक्रेसी, एक मैच्योर सेना जो है, जो बहुत युद्ध लड़े हैं, उनको पता है कि हमको कुछ भी ओवरकिल नहीं करना चाहिए। इसलिए एक मैच्योरिटी दिखा के वो एक कैलिब्रेटेड मैनर में ये पिक्चर्स और फोटोज वो रिलीज कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये भी रिकग्निशन है निखिल कि ये डिसएंगेजमेंट जो हो रहा है वो अच्छा है। ये जो भारतीय शक्ति और दृढ़ता और डिटर्मिनेशन ऑन द ग्राउंड इसीलिए हुआ है, और देयरफॉर दे डोंट वांट टू एंडेंजर दैट। तो इसलिए एक कैलिब्रेटेड मैनर में हो रहा है। बहुत करने के लिए है निखिल इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में। और इंडियन जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो बहुत लंबा चलेगा, लेकिन आई थिंक बहुत अच्छे कदम, ये बहुत अच्छे कदम हैं। आप रिस्ट्रेन की बात कर रहे थे शिव, और हमें याद आया कि अभी कुछ दिन पहले खबर आई कि गलवान वाली क्लैश पे बॉलीवुड में एक फिल्म बनने वाली थी, जिससे ऐसा कहा गया है कि आप थोड़ा वेट कर लेंगे तो ठीक रहेगा। क्योंकि बिल्कुल अपना भरोसा नहीं है भाई, कुछ भी हो सकता है। एनीवेज, अब शिव थोड़ा और हम अंदर चलना चाहते हैं इसी डिसएंगेजमेंट के प्रोसेस पे। अब तक की जानकारी यह है कि पैंगोंग त्सो एरिया में जितना डिसएंगेजमेंट चाहा गया था दोनों साइड से, जितना अग्री किया गया था, क्योंकि दर्शक ये भी जाने ज़रूर कि ऐसा नहीं है कि पैंगोंग त्सो को खाली कर दिया है पीएलए ने या इंडियन आर्मी ने, कोई भी पूरी तरह से वहाँ से वापस नहीं गया है, लेकिन एक अग्रीड नंबर और इक्विपमेंट वहाँ से ज़रूर पीछे आया है। मैं समझना चाहता हूँ कि जो बाकी इलाके हैं आपके, हॉट स्प्रिंग्स हैं, गोगरा है, पहले हम इन दो के बारे में बात करेंगे, फिर देपसांग तो मैं चाहता हूं कि आप उसको अलग से ही डील करें। दो हॉट स्प्रिंग और गोगरा पोस्ट दो ऐसे इलाके हैं जो देपसांग और पैंगोंग के बीच में है निखिल। गालवान से बिल्कुल नज़दीक हैं, थोड़ा साउथ से। और ये भी एक नदी इलाका है जहाँ पे एक आईटीबीपी पोस्ट है और एक आर्मी के कुछ पोस्ट हैं, गोगरा पोस्ट है, जहाँ पे जो चाइनीज़ का जो डिप्लॉयमेंट है काफ़ी नज़दीक है। कुछ एरियाज़ में 300 to 400 मीटर्स की नज़दीकी है। इसी इलाके में चाइनीज़ आर्मी ने कुछ आर्टिलरी भी लाया था, टोड आर्टिलरी भी लाया था। तो ये एक बहुत ही कुंकाला जो एक पास है वहाँ पे भी डिप्लॉयमेंट हुआ था। तो जैसे आपको याद होगा निखिल कि गालवान इंसिडेंट जो हुआ था लास्ट ईयर, उसके बाद एक टेंटेटिव पुल बैक हुआ था कुछ इलाकों में। हॉट स्प्रिंग और गोगरा पोस्ट में भी हुआ था, लेकिन वो पूरा इन्फोर्स नहीं हुआ था। तो इस इलाके में सैनिक जो हैं दोनों साइड के, वो काफ़ी नज़दीक अभी भी हैं। लेकिन जैसे ये अग्रीमेंट है कोर कमांडर्स के मीट में, नाउ दैट वो पैंगोंग के फेज़ 1 का डिसएंगेजमेंट काफ़ी सक्सेसफुली कैरी आउट हो चुका है, उनका काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि गोगरा पोस्ट और हॉट स्प्रिंग्स में भी ऐसे ही कुछ पुल बैक हो जाएगा। एग्जैक्ट डिस्टेंस हमको पता नहीं है, क्योंकि जैसे आपको पता है कि पैंगोंग में एक डेफिनेटिव स्ट्रक्चर था कि फिंगर 3, फिंगर 4, फिंगर 8 डिफरेंशिएटेड जो परसेप्शन लाइंस हैं वो था। वहाँ पर काफ़ी और मुश्किल है एक्चुअल परसेप्शंस, तो इसलिए वहाँ पे शायद थोड़ा और ट्रिकी होगा एग्जैक्टली। लेकिन अब जो एक कॉन्फिडेंस आ गया है, मैं नहीं बोलूँगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि ट्रस्ट आ गया है, लेकिन एक थोड़ा सा मतलब एक रिकग्निशन, म्यूचुअल रिकग्निशन है कि जो हमने अग्री किया था वो पूरा हो गया है फेज़ 1 तक। तो अब कॉशियसली हम देखेंगे कि नेक्स्ट फेज में क्या होता है, और वो गोगरा और हॉट स्प्रिंग में। अच्छा शिव, अब हम चलना चाहते हैं देपसांग। जैसा कि हमारे दर्शक जानते होंगे, रखवाले के पुराने एपिसोड्स में भी हम बात कर चुके हैं कि ये जो गलवान और जो बाकी इलाकों में पैंगोंग त्सो में जब चीनी पीएलए एक तरह से घुस आती है, उससे
पहले से देपसांग में हमारे पेट्रोल्स ब्लॉक किए जा रहे हैं, ये काफ़ी पुराना मामला है और इसलिए आर्मी ने भी इसको इसके साथ मिक्स नहीं किया। शिव, हम ये समझना चाहते हैं कि जैसे पैंगोंग सो को एक तरह से लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी भी ये बात कह रहे थे कि कैलाश रेंजेस पे जो प्रोएक्टिव स्टेप्स इंडियन आर्मी ने उठाए उसका बड़ा रोल था पैंगोंग सो पे एक तरह से चीन को बातचीत के टेबल पे वापस लाने का। हम ये समझना चाहते हैं कि देपसांग को लेकर के क्या इस तरह का कोई बार्गेनिंग चिप हमारे पास में है, क्योंकि वो इससे पहले से करते आ रहे हैं और देपसांग को लेकर के चीन बहुत सीरियस है क्योंकि वो कोरोग्राम पास के साउथ से सीधा एक तरह से पाकिस्तान और पीओके को एक्सेस करना चाहते हैं। तो वहां हमारे पास में मतलब टेढ़ी उंगली से घी निकालने का क्या तरीका है? निखिल, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है क्योंकि मैं लास्ट जुलाई से मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ डेप्सांग के बारे में और मेरा एक कंसिस्टेंट व्यू रहा है कि डेप्सांग सबसे मुश्किल नेगोशिएशन होगा इंडिया और चाइना के बीच में। जैसे आपने बिल्कुल सही बताया कि डेप्सांग का जो मसला है वो बहुत पुराना है, वो इस स्टैंड ऑफ से एक्चुअली जुड़ा नहीं है, लेकिन इस स्टैंड ऑफ में भी वो थिएटर वही है, वो थिएटर वही है। ईस्टर्न लद्दाख, ये नॉर्दर्न लद्दाख में उसी एक्सिस में है और लेकिन वो जो इलाका है और चाइना का जो मकसद है उस इलाके में वो काफ़ी पुराना है। जैसे आपको पता होगा कि 2013 में एक चाइनीज़ यूनिट काफ़ी अंदर आ गया था, अक्रॉस द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इंडिया के साइड में आ गया था, स्क्वाट किया था, बहुत हफ्तों के लिए स्क्वाट किया था और उसके बाद काफ़ी डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस हुए थे। उसके बाद वो चले गए थे। दौलत बेग ओल्डी और डेप्सांग के बीच में एक इंट्रूजन हुआ था। तो ये इस इलाके में काफ़ी प्रॉब्लम्स रहे हैं और जैसे आपको पता होगा कि इस स्टैंड ऑफ 2020 के स्टैंड ऑफ के दौरान इंडिया ने काफ़ी डिप्लॉय भी किया था दौलत बेग ओल्डी और डेप्सांग सेक्टर में। कुछ तस्वीरें भी आए थे C-130 डीबीओ में लैंड करते हुए एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है। लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी ने इंटरव्यू में इंडिया टुडे को कहा है कि जो चाइना इंडियन पेट्रोल्स को ब्लॉक कर रहा है वो वाई जंक्शन में डेप्सांग में, उनका कहना है कि इंडिया भी उनको ब्लॉक कर रहा है। एक ऑलमोस्ट एक म्यूचुअल ब्लॉकिंग हो रहा है, इसलिए कोई लड़ाई नहीं होती है क्योंकि ऑलमोस्ट इट बैलेंसेस आउट कि हम उनको ब्लॉक करते हैं, वो हमारा पेट्रोल रूट्स को ब्लॉक करते हैं और ये बहुत सालों से चल रहा है। लेकिन एक नया इनपुट जो आया है निखिल, वो ये है कि इंडिया ने जो उनका मोबिलाइजेशन और नंबर्स बढ़ाया है 2020 में डेप्सांग में, उसके कारण काफ़ी और प्रेशर आ गया है चाइना पर, काफ़ी और पेट्रोल रूट्स उनके ब्लॉक हो गए हैं। तो शायद इंडिया को थोड़ा ज़्यादा लेवरेज मिल गया है पुराने टाइम से। तो जब डेप्सांग की बातचीत चलेगी कोर कमांडर्स के बीच में या ये डिसएंगेजमेंट मीटिंग में, शायद वहाँ पे भी शायद कुछ प्रोग्रेस होगा, लेकिन मुश्किल है क्योंकि आपने बताया कि क्या कुछ क्विड प्रो को है, क्या हमने उनका कुछ ज़मीन कब्जा किया है कि हम कुछ क्विड प्रो को कर सकते हैं, जैसे कि नॉर्थ और साउथ पैंगोंग में जो एक्सचेंज हुआ था, क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। लेकिन अभी तक वो आइदर हो नहीं रहा है या पब्लिक में जानकारी नहीं है उसके बारे में। लेकिन जो रिपोर्टर का सेंस जो मिलता है मुझे, वो ये है कि इंडिया के लिए इंडिया एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से शायद बोलेगा डेप्सांग के बारे में भी। ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। और मतलब मुझे याद आ रहा है रखवाले का पिछला एपिसोड, उसमें संदीप भी ये कह रहे थे कि आप ये मत सोचो कि दूसरा कोई बार्गेनिंग चिप है नहीं, बहुत सारी जगह बहुत सारे फीचर्स आइडेंटिफाइड हैं और वो मिनटों और घंटों वाला सवाल है, तुरंत वहाँ पे मूव इन किया जा सकता है। लेकिन ये आर्मी के अपने कन्वीनियंस और अपने विजडम पे है, हम नहीं कमेंट करना चाहते हैं। शिव, एक सवाल मेरा लद्दाख की लोकल पॉपुलेशन को लेके भी है। वहाँ पे हम कम से कम पैंगोंग सो के पास के इलाकों में हमने देखा है कि वहाँ पे सब कुछ टूरिज्म पे डिपेंडेंट है एक तरह से। और अभी हमने इनक्रेडिबल इंडिया का एक ऐड भी देखा, अभी लद्दाख के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने डाला है वो।
मैं समझना चाहता हूँ कि क्या पैंगोंग सो के इलाके में वैसी नॉर्मल सी लौट सकती है कि वहाँ पे टूरिज्म या बाकी जो सिविलियन एक्टिविटीज़ जो पूरी तरह से ब्लॉक्ड हैं, हवा भी नहीं जा रही है वहाँ पे, कि उसको उसके लौटने के बारे में कोई उम्मीद हम लगा सकते हैं क्या? क्योंकि सिविलियंस के लिए ये बड़ी परेशानी का सबब है कि वहाँ पे इतनी सारी फौज का होना। निखिल, टूरिज्म ऑलरेडी शुरू हो गई है पैंगोंग में। बहुत महीनों के लिए जो लोग लेह तक जाते थे वहीं पे रुक सकते थे। वहाँ से शायद खारडुंगला तक जा सकते थे, कुछ मोनेस्ट्रीज तक जा सकते थे, लेकिन काफ़ी दूर नहीं जा सकते थे। वो इनर लाइन परमिट भी लगता है लद्दाख में। लेकिन कुछ हफ्ते ही पहले वहाँ के यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट में ने खोल दिया है और अब टूरिस्ट जा सकते हैं पैंगोंग में। लेकिन आपका सवाल ठीक है, क्योंकि जो मिलिट्री डिप्लॉयमेंट होगा निखिल पैंगोंग सेक्टर में, ये तो असलियत ये है कि जो टूरिस्ट जाते हैं पैंगोंग में वो ईस्टर्न एंड, बिल्कुल ईस्टर्न एंड में जाते हैं। वो काफ़ी मिडिल सेक्टर या वेस्टर्न एंड में नहीं जाते हैं, क्योंकि वो चाइना के साइड में है और चुशुल सेक्टर जो है वो एक मिलिट्री एरिया है। सिविलियंस जा सकते हैं, वो रेजांगला मेमोरियल जो है वहाँ तक बिल्कुल जा सकते हैं। लेकिन इस माहौल में शायद कुछ रिस्ट्रिक्शंस बिल्कुल होंगे, लेकिन अभी भी ऑफिशियली पैंगोंग के लिए एक्सेस खुला है। टूरिस्ट बिल्कुल जा सकते हैं। मैंने कुछ ही दिन पहले एक लद्दाखी दोस्त से बात किया था जो टूर ऑपरेटर है लेह में। वो बोल रहे थे कि बहुत लोग आ रहे हैं अभी, अराइविंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और वो टूर एंड ट्रैवल अभी जारी है लद्दाख में। शिव, इससे पहले मतलब 2020 के पहले 2020 में बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं। जो ईस्टर्न लद्दाख था उसको एक तरह से पीस पोस्टिंग माना जाता था सेना में, क्योंकि आप वहाँ जाते थे, काफ़ी हार्श क्लाइमेट था लेकिन एक बहुत ज़्यादा एक्टिविटी वहाँ पे नहीं थी। अब वो चीज़ बिल्कुल उल्टा हो गया है, वो एक नए एलसी की तरह वो बन गया है। क्या हम कभी एक डीमिलिटराइज्ड लद्दाख के बारे में कल्पना कर सकते हैं? अभी नहीं, लेकिन बहुत बाद में भी जाकर। हमारी ज़िंदगी में नहीं होगा निखिल, मेरा ये असेसमेंट है कि नहीं होगा, क्योंकि देखो चाइना ने बहुत साफ साफ कन्वे किया है कि उनका मकसद क्या है, और ये हम कभी भी टेक फॉर ग्रांटेड नहीं कर सकते हैं। चाइना का जो मूव है, चाइना का जो इंटेंशन है लद्दाख में, हम कभी मिस्टेक या अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। और ये जो डिसएंगेजमेंट अभी जो हो रहा है निखिल, वो सिर्फ फ्रंट लाइंस में है। ये हम दर्शकों को साफ करना चाहिए कि वो सिर्फ फ्रंट लाइंस, बिल्कुल सीमा पर जो फ्रंट लाइन डिप्लॉयमेंट है, वो डिसएंगेजमेंट वहीं पे है। लेकिन जब ट्रस्ट, जो विश्वास है, म्यूचुअल विश्वास, स्पेशली इंडिया का जो ट्रस्ट है चाइना में, जो बिल्कुल है ही नहीं अभी, तो आप अपने आप लगा सकते हो कि क्या डिप्लॉयमेंट है होगा इंडिया का। जैसे आपने बताया कि पहले ये एक पीस पोस्टिंग था, काफ़ी डिप्लॉयमेंट था, लेकिन कुछ होता नहीं था, पेट्रोलिंग होता था, विंटर में भी कुछ पेट्रोलिंग होता था। लेकिन मेरा मानना है कि डीमिलिटराइजेशन लद्दाख में बिल्कुल नहीं होगा, और भी मिलिटराइजेशन हो सकता है जब एक इक्विलिब्रियम अटेन होगा लद्दाख में। अगर ये पूरा डिसएंगेजमेंट पूरा का पूरा सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है निखिल, 1 साल में, 2 साल में, 4 साल में, पता नहीं, वो डीमिलिटराइजेशन कभी नहीं होगा। तो ये एक बिल्कुल एक वॉर पोस्टिंग है, और कुछ सालों के लिए एक वॉर पोस्टिंग होगा। अब शिव, इस खबर को हम कंक्लूड कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल है मेरा, हो सकता है आपको थोड़ा सा अपरिपक्व लगे, बड़ा बचकाना लगे, लेकिन एक मेरे दिमाग में आया, इसलिए मैं जानना चाह रहा हूँ। हम पूरा JNK जो अर्स्टाइल JNK है वो पूरा ही विवादित है एक तरह से, है ना। उसमें भारत ये कहता है हमारा अभिन्न अंग है, लेकिन हम 2 कंट्रीज़ के साथ में बात कर रहे हैं, हमारे एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट है और वो अभी उस पर बात चल रही है। बावजूद इसके हमने ऐसे कदम उठाए हैं इतिहास में जिसने हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट किया है। फॉर एग्जांपल, हम 80s में मेघदूत करते हैं सियाचिन में, वो अभी भी विवादित है, लेकिन वहाँ उसको ऑलमोस्ट परमानेंटली वो एक तरह से वहाँ पे एक एज दे देता है इंडियन आर्मी को स्ट्रेटेजिकली, और इसलिए हम वेकेट भी नहीं कर रहे हैं इतने ऊंचाई पे ग्लेशियर पे जा करके। क्या इस तरह के कोई बहुत ज़्यादा कॉस्टली लेकिन काफ़ी डिपेंडेबल सोल्यूशंस हमारे पास में ईस्टर्न लद्दाख के लिए एग्जिस्ट करते हैं अभी या फ्यूचर में, कि जो एक प्रोहिबिटिव मतलब एक स्टेप हो कि आप
ऐसा नहीं है कि मतलब जो सियाचिन में जो हमारी स्थिति है वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के कॉम्प्रेहेंसिव नेशनल पावर्स की वजह से नहीं है, वो एक ऐसी जगह पे हम टिके हुए हैं जहां से आप हमको डिसलॉज नहीं कर सकते हो। क्या इस तरह का कोई अरेंजमेंट संभव है ईस्टर्न लद्दाख में, या फिर वो बिल्कुल एक अलग चीज है? वो एक अलग चीज़ है निखिल। सियाचिन एक बहुत ही टेरेन के हिसाब से, जोग्राफी के हिसाब से काफ़ी डिफरेंट है। लद्दाख में अगर आप देखोगे तो चाइना का जो इंफ्रास्ट्रक्चरल और टेरेन का जो एडवांटेज है उनका काफ़ी ज़्यादा है। लैंड टेरेन का एडवांटेज जो मैं बता रहा हूँ वो काफ़ी ज़्यादा है। तो एग्जैक्टली वो सियाचिन टाइप का जो एक परमानेंट एडवांटेज के बारे में जो आप आई थिंक वो ही आप रेफर कर रहे हैं, शायद नहीं होगा, क्योंकि वो इतने ज़्यादा इलाके हैं निखिल वहाँ पे। अगर किसी एक देश ने वहाँ पे एक प्रीएम्प्टिव मूव करता है, चाइना भी एक काउंटर प्रीएम्प्टिव मूव कर सकता है, उसके बाद एक क्विड प्रो को हो जाता है। तो एक कोई परमानेंट एडवांटेज मेरे हिसाब से नहीं हो सकता है इस इलाके में, मतलब वो एक नॉट इन ईस्टर्न लद्दाख। वो एक पेनल्टी ऑफ ज्योग्राफी एक तरह से, वो इतना बड़ा इलाका आप कंट्रोल करने के बारे में, और ये आज से नहीं सदियों से लोगों ने ट्राई किया है लद्दाख में, कोई उसको पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाया है अभी। इंडियन रूल के आने के पहले की भी बात यही है। चलिए इसी के साथ शिव हम लद्दाख वाली ये लीड स्टोरी कंक्लूड करते हैं। रखवाले की टीम का बराबर ध्यान इस स्टोरी पे रहेगा। कोर कमांडर्स मीटिंग हो रही है, उसमें जो चीज़ें आती हैं और थिएटर में नई डेवलपमेंट्स जो होते हैं उसके साथ हम आपसे दोबारा मुखातिब होंगे एक हफ्ते बाद। लेकिन रखवाले का एपिसोड खत्म हो उससे पहले शिव हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, आज हेलेना मिसाइल का 5th और कहा जा रहा है कि फाइनल ट्रायल हो गया है रुद्र से, और हम सब ने वो वीडियो देखा, हम अपने व्यूअर्स को भी दिखा रहे हैं। शिव ये कैसे, क्योंकि इस तरह के इससे पहले तोहमतें लगाई गई हैं कि आपने हेलीकॉप्टर्स तो बना लिए लेकिन वो अनार्म्ड हैं जी। तो अब एक मिसाइल इंडक्ट करने की बात हो रही है, ये कितना बड़ा स्टेप है ये? बहुत ही बड़ा स्टेप है निखिल, क्योंकि ये एक 100% इंडियन मिसाइल है। हम बहुत आत्मनिर्भर भारत इन डिफेंस के बारे में बात करते हैं, तो ये एक पूरा का पूरा देसी मिसाइल सिस्टम है जो अभी उनका सारा जो ट्रायल्स है, टारगेटिंग ट्रायल्स से सफलता से पूरा हो चुका है, और अब ये इंटीग्रेट होगा इंडियन आर्मी के अटैक हेलीकॉप्टर्स में। रुद्र उसके बाद लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पे इंटीग्रेट होंगे। ये एक बहुत बड़ा जो वॉइड था वो उसको फिल करता है निखिल। बहुत सालों से मैंने भी रिपोर्ट किया है, बाकी लोगों ने भी रिपोर्ट किया कि इंडिया का क्वेस्ट था कि एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, एयर लॉन्च्ड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की ज़रूरत थी, वो नहीं आया है। जैसे आपने बिल्कुल ठीक बताया कि हमारे पास ये अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं रुद्र और LCS जो अभी ऑर्डर होगा, लेकिन उस पर जो बहुत ही एब्सोल्युटली जो क्रूशल हथियार है, वो जो एंटी टैंक एंटी आर्मर वेपन जो है वो है नहीं, तो वो उसका वॉइड फिल करता है। इंडिया ने बहुत अटेम्प्ट किया निखिल कि फॉरेन कंट्रीज से ऐसा कुछ इंपोर्ट किया जाए, जैसे कि स्पाइक इजराइल से या पार्स यूरोप से, कुछ और भी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स थे US से, लेकिन फॉर डिफरेंट रीजंस वो कुछ फ्रक्टिफाई नहीं हुआ था। और आई थिंक इंडियन आर्मी का भी एक थॉट प्रोसेस था कि देखो हम बाहर से नहीं खरीद सकते, तो इसी पे थोड़ा एनर्जी लगाते हैं। और ये बिल्कुल ट्रायल्स में, ये शानदार वीडियो में दिख भी रहे हैं कि ये ट्रायल्स बिल्कुल ठीक हो गए हैं। एक मैनूवरिंग टारगेट और मूविंग हेलीकॉप्टर से एक फायरिंग हुआ था, और वो भी DRDO का कहना है कि ये सफल टेस्ट हुआ था। तो ये एक बहुत अच्छी बात है निखिल, क्योंकि ये एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड वेपन सिस्टम है, और हेलिना एक बहुत सालों से फ्लाइट टेस्ट में है, तो ये एक गुड न्यूज़ है इंडियन आर्मी के लिए। और सिर्फ मेरे ख्याल मुझे इसमें ये भी एक अच्छी चीज़ नज़र आती है कि अगर आप एक सिस्टम को इंटीग्रेट कर लेते हो एक बार, तो उसके बाद फिर आपके लिए वो प्लग एंड प्ले है। आप सोच सकते हो नए और उस सिमिलर सिस्टम्स के बारे में सोच सकते हो। नए एयरक्राफ्ट अगर आप बनाते हो और वहाँ पर आप इंटीग्रेट करना चाहते हो, तो आपको किसी से लाइसेंसिंग नहीं करनी है, आपको किसी को मनाना नहीं है। आपके पास में पूरा टेक्नोलॉजी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, आप जो चाहे वो कर सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं, आगे जा करके इस तरह के और प्रोग्राम्स चला सकते हैं। बिल्कुल सही निखिल। और एक एग्जाम्पल है इसका, अगर मैं बता सकता हूँ, ये जो हेलिना मिसाइल है वो एक चीज़ है।
हेलिना मिसाइल का भी एक रेंज एक्सटेंशन प्रोग्राम ऑलरेडी है। तो आपको आप यू कैन इमेजिन कि जब ये इंटीग्रेट होगा तो साइंटिस्ट ऑलरेडी उसका रेंज एक्सटेंशन करने वाले हैं। एक और मिसाइल है जो हम रखवाले पे पहले भी बात किए हैं निखिल, वो है अस्त्रा, जो एयर टू एयर मिसाइल है। वो पिछले साल ऑर्डर भी हुआ था, इस साल वो इंटीग्रेट होगा तेजस और कुछ और फ्लीट्स में। उसका कुछ ही हफ्तों में एक अस्त्रा मार्क 2 का टेस्ट होगा। तो आप जो बता रहे हैं कि ये बिल्कुल इंडियन है, हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, हम कोई फॉरेन आईपीआर या उसके बारे में हमको कोई परेशानी नहीं होगी। अस्त्रा भी एक एग्जाम्पल है, जैसे जैसे हेलिना वैसे ही अस्त्रा, वो भी इम्प्रूव वर्जन में आएगा अब। ठीक है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए भी है मुझको लगता है शिव कि हमने इससे पहले जो हमारे मिसाइल प्रोग्राम्स हैं, जो स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स हैं, उसमें हमने बहुत अच्छा किया। निम्बस सिस्टम्स में मतलब हमको थोड़ा बाद में जाके अब हमको सक्सेसफुल हम हो रहे हैं। 80 से शुरू होता है आपका मिसाइल प्रोग्राम, पहले आप बड़ी मिसाइल्स तो आपने बना ली, लेकिन इन छोटे सिस्टम्स में, निम्बल सिस्टम्स में आपको टाइम लग रहा था। अब वो फाइनली मतलब हम कामयाबी के करीब जा रहे हैं। चलिए शिव, अब कुछ सवाल दर्शकों के हैं, छोटे छोटे 3, उसके बाद फिर हम आपको कर देंगे फ्री। पहला सवाल सचिन सिंह का है। सचिन ये जानना चाहते हैं, ये एक बेसिक सवाल है लेकिन बहुत दर्शकों के दिमाग में था, ये पूछ रहे हैं विंगमैन और यूकैव में क्या फर्क होता है? ओके, यूकैव का फुल फॉर्म है अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल। वो एक जेनेरिक टर्म है, इसका मतलब एक जो अनमैन्ड यूएवी जो है जिसमें हथियारे हैं, जो एक आर्म्ड ड्रोन अगर आप देखोगे तो उसको यूकैव बोल सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक डेफिनेशंस भी हैं यूकैव के इन टर्म्स ऑफ वो ऑटोनोमस उड़ सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह, लेकिन वो एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। एक अम्ब्रेला टर्म है यूकैव की, एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल जिसमें हथियार हैं जो आप कंट्रोल कर सकते हैं और गाइडेड वेपन्स लॉन्च कर सकते हैं, उसको यूकैव बोलते हैं। नाउ विंगमैन जो है वो एक ऑटोनोमसली फ्लाइंग अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, जो आर्म्ड हो सकता है या अनआर्म्ड भी हो सकता है, जो टीम अप होता है एक मैन्ड फाइटर, जो पायलट एक मैन्ड फाइटर में बैठेगा, वो उड़ेगा, वो उस विंगमैन को कंट्रोल कर सकता है, उसको मिशंस डेलीगेट कर सकता है कि यहाँ जाके इसके बारे में पता करो कि क्या है, या अगर वो आर्म्ड विंगमैन है, यहाँ जाके इस टारगेट पे स्ट्राइक करो, या इसका स्काउट करो, उसका स्काउट करो। तो एक मैन्ड अनमैन्ड का जो टीमिंग होता है, उसको, वो जो अनमैन्ड एलिमेंट जो है उसको विंगमैन बोलते हैं। कॉन्सेप्ट है विंगमैन बेसिकली। शिव, अगला सवाल सागर सहाय का है। ये जानना चाह रहे हैं कि क्या किसी तरह की टोपोग्राफिक सर्वे की व्यवस्था है कि जो चीन ने जो इलाका खाली किया है वहाँ कहीं उसने भारत के हितों को प्रभावित करने वाली कोई डेंजरस चीज़ ना छोड़ दी हो, वो वाकई वहाँ से निकला ना हो। तो इन सारी चीज़ों का पता लगाने के लिए किस तरह की तैयारी भारतीय सेना ने की है? आई एम श्योर कि व्यवस्था बिल्कुल है ज़मीन पर निखिल, लेकिन जैसे आपको पता है कि ये जो ज़मीन है जो खाली किया गया है चीन की तरफ से, इंडियन आर्मी भी एक्सेस नहीं करेगा इस ज़मीन पर, और ये म्यूचुअली एम्प्टी रखा जाएगा टिल फर्दर नोटिस। लेकिन अगर आप व्यवस्था के बारे में बात कर रहे हो कि अगर यहाँ पे कुछ हानिकारक चीज़ें या कुछ डैमेजिंग चीज़ें हैं, वो आप ड्रोन्स या सैटेलाइट इमेजरी से या मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजरी से, मैं थियोरेटिकली बोल रहा हूँ कि आप बिल्कुल आप पता कर सकते हो कि अगर कुछ फाउल प्ले हुआ है उस ज़मीन पर। बिल्कुल हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है, कमर्शियली भी अवेलेबल हैं ऐसे व्यवस्था, तो इंडियन आर्मी के पास वो एक्सेस बिल्कुल होगा। और इस बार तो वेरिफिकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाने वाला है, क्योंकि चीन ये 2-3 बार ये इसी इन 8 महीनों में वो कर चुके हैं। वो कहते कुछ हैं, वो करते कुछ हैं, तो इसलिए इस बार हर स्टेप वेरीफाई किया जाएगा शिव, और दोनों साइड्स अगर अग्री कर रहे हैं दोनों के वेरिफिकेशन से, तब चीज़ें आगे बढ़ेंगी। आखिरी सवाल राजेश दास का है। इन्होंने पूछा है कि क्या नौसेना के लिए किसी एम्फीबियस प्लेन की बात हो रही है, जिस तरह के एम्फीबियसली प्लेन कह रहे हैं वो, और जिस तरह का वो कह रहे हैं कि यूएस नेवी इस्तेमाल करती, क्या इंडिया में इस तरह की कोई ज़रूरत है किसी थिएटर में, और अगर है तो फिर क्या किसी प्रोग्राम पे विचार हो रहा है शिव? निखिल, बहुत सालों से इंडियन नेवी का एक नेगोशिएशन या रिक्वायरमेंट एक्चुअली है एम्फीबियस एयरक्राफ्ट के लिए,
और उसके लिए जो जापानीज़ एयरक्राफ्ट जो है शिनमाइवा का आई थिंक द US-2 जो एम्फीबियस सी प्लेन है उसका नेगोशिएशन बहुत सालों से चला था, लेकिन मेरा इन्फॉर्मेशन ये है कि वो शायद वो नहीं होगा अब, क्योंकि जापान और इंडिया के बीच में बहुत सालों से वो नेगोशिएशन हुए थे। जापान ने ये भी ऑफ़र किया था कि हम इंडिया में बनाएंगे ये जहाज़, लेकिन उसका कुछ हुआ नहीं था। इंडियन जो तटरक्षक है, कोस्ट गार्ड जो है, उनका भी एक रिक्वायरमेंट था, क्योंकि हमारे बहुत सारे आइलैंड टेरिटरीज हैं निखिल, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप जो हैं, और उनके सिक्योरिटी के लिए, एक्सेस के लिए, कुछ आउटलाइंग आइलैंड्स के लिए ये सी प्लेन्स, मैरीटाइम सर्वेलेंस, ट्रूप इंडक्शन, ऐसे स्पेशल ऑपरेशंस के लिए एक रिक्वायरमेंट बिल्कुल था, और अभी भी है, वो एक रिक्वायरमेंट ऑलरेडी है इस टाइप का। लेकिन मेरा मानना, मेरा परसेप्शन ये है कि शायद वो प्रोक्योरमेंट होगा नहीं, बट वो रिक्वायरमेंट है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये था निखिल कि जो एरो इंडिया अभी हुआ था बेंगलोर में, फॉर द फर्स्ट टाइम एक डॉनियर, HAL ने एक डॉनियर का मॉडल डिस्प्ले किया था जिसमें सी फ्लोट्स थे। तो एक एम्फीबियस डॉनियर का एक मॉडल उन्होंने प्रोजेक्ट किया था, और वो एक्चुअली एक प्रपोजल है HAL का कि अगर इंडियन नेवी या कोस्ट गार्ड को ऐसे छोटा एम्फीबियस लॉजिस्टिक्स प्लेन चाहिए तो वो बिल्कुल बना सकते हैं। तो वो भी एक बातचीत चल रही है HAL और इंडियन नेवी के बीच में। चलिए, ऑन दैट नोट शिव, रखवाले के इस एपिसोड को हम कंक्लूड करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों का जो रखवाले की सारी किस्तें देखते हैं और सवाल पूछते हैं, और शुक्रिया आपका भी, आप अपने शेड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकालते हैं और रखवाले की रिकॉर्डिंग्स में आते हैं। थैंक यू निखिल, थैंक यू वेरी मच।